अगर हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं ना तो इस टॉपिक को पढ़ना तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे। इस टॉपिक का नाम है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम। अब क्योंकि लैंग्वेज है, बहुत ज़रूरी है, हमें सब पता होना चाहिए कि भाई क्या भाषा है, अर्जन क्या है, अधिगम क्या है। और वैसे भी किसी के पास कुछ हो या ना हो जीवन में, अधिगम सबके पास होता है, यानी लर्निंग तो सब करते ही हैं। लर्निंग इज़ अ लाइफ टाइम प्रोसेस। तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर बात की जाएगी और इसके एमसीक्यूज़ भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा। नमस्ते एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। पहला टॉपिक है आपका भाषा अर्जन क्या है। भाषा अर्जन क्या होता है? बेसिकली हम जो देखते हैं अपने आसपास, जो लोग बोल रहे होते हैं, उसको जब बच्चा देखता है और सुनता है तो उससे वो सीखता है, उससे अर्जन करता है। उसको सिखाना नहीं पड़ता हमें स्पेशली। हम घर में जो भाषा बोली जा रही होती है वो बच्चा अपने आप स्वतः ही सीख जाता है। तो वो है आपका भाषा अर्जन। भाषा अर्जन वह स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा अपने आसपास के लोगों को सुनकर, देखकर और उनके साथ बातचीत करते हुए भाषा सीखता है। यह मुख्यतः स्वाभाविक और सहज प्रक्रिया है। इसके लिए हमेशा औपचारिक कक्षा या व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा अपने भाषाई वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। परिवार, मित्र, समाज और परिवेश इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे की सुनने और बोलने की क्षमता का विकास प्रारंभिक अवस्था में विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए बच्चा बोलता है, जैसे हम सब जब आपस में बात करते हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा होता है तो वो हमारे बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे ही सीख लेता है। मतलब उसको कुछ प्रोसेस नहीं करना पड़ता, वो स्वतः ही सीख जाता है। जैसे पानी दे दो, खाना पर्स दो, ये साफ कर दो, अपना सामान उठा लो, बैग संभाल के रख दो। इस तरीके की चीज़ें क्योंकि हम बोलते रहते हैं तो वो सुनते सुनते उस चीज़ को वो एज इट इज़ ग्रहण कर लेता है। इसके बाद है भाषा अधिगम क्या है? भाषा अधिगम भाषा को सीखने की अपेक्षाकृत सचेत और व्यवस्थित प्रक्रिया है। इसमें बच्चा किसी भाषा के शब्दों, नियमों, संरचना और प्रयोग को अभ्यास तथा शिक्षण के माध्यम से सीखता है। अब भाषा, घरेलू भाषा बोलनी तो बच्चा सीख गया, लेकिन उसको पता नहीं है ना कि हम कहाँ वाक्य प्रयोग कैसे करें। वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का समूह, जिसका एक उचित हमें जिसके बारे में उचित ज्ञान हो, जिसके बारे में एक अर्थ निकल रहा हो। वाक्य वही तो कहलाता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का समूह जिसका उचित अर्थ निकलता हो। अब लेकिन बच्चे को कैसे लंबे लंबे सेंटेंस तो बच्चा बोल नहीं पाएगा, तो उसको सिखाना, उसको बताना कि कहाँ पर हमें क्रिया लगानी है, कहाँ पर हमें विशेषण लगाना है, किस तरीके से हमें करना है काम, या किस तरीके से हमें वाक्य बनाना है, शुद्धता कैसे करनी है वाक्य की। तो ये सब आपका आता है लैंग्वेज लर्निंग में। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या है? अभ्यास, अनुकरण, शिक्षण, पुनर्बलन, प्रतिक्रिया, अनुभव और भाषाई गतिविधियाँ। उदाहरण के लिए है, बच्चा विद्यालय में संज्ञा, सर्वनाम या काल के नियम सीखता है और अभ्यास के दौरान उनका प्रयोग करना सीखता है। बहुभाषिकता से क्वेश्चन बहुत आते हैं और बहुत घुमा के पूछे जाते हैं कि एक कक्षा में 3-4 भाषा बोलने वाले बच्चे हैं तो वो कक्षा के लिए कैसा माहौल क्रिएट करेंगे, क्या करेंगे, क्या वो परेशानी करेंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो भारत जैसे भाषाई विविधता वाले देश में बच्चे कई भाषाओं या भाषाई रूपों से परिचित हो सकते हैं। बहुभाषिकता को समस्या नहीं बल्कि संसाधन माना आना चाहिए। ये बहुत बार पूछा गया है कि जो बहुभाषिकता है ये कक्षा में व्यवधान उत्पन्न कर रही है, परेशानी ला रही है, या ये संसाधन है। तो बहुत बार होता है कि बच्चे हमेशा गलत ही लगा के आते हैं। इसको क्या है, इसको अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए कि एक साथ हम बहुत सारी भाषा को सीख सकते हैं। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक क्या करता है? बच्चों की अलग अलग भाषाओं का सम्मान करता है, भाषाओं के बीच तुलना के अवसर देता है, बच्चों को अपनी परिचित भाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर देता है, धीरे धीरे विद्यालय की भाषा से जोड़ने का प्रयास करता है।
अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो और देख लीजिए। भाषा सीखना एक सामाजिक एवं सक्रिय प्रक्रिया है। बच्चे की भाषा संबंधी गलतियाँ उसके सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है ना। जैसे हम सीख रहे हैं, अब हमसे ये पूछ लिया जाए कि समास क्या है, तत्पुरुष समास क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको जितना आता होगा आप उतना बता पाएंगे, तो उससे शिक्षक क्या पता लगा पाएगा कि हमें इसे और कितना सिखाना है। बहुभाषिकता को संसाधन माना जाना चाहिए। घर की भाषा बच्चे के सीखने में सहायक हो सकती है। भाषा सीखने के लिए अर्थपूर्ण संचार आवश्यक है। केवल व्याकरण रटाना प्रभावी भाषा शिक्षण नहीं होता। व्याकरण को वैसे भी आप रटा नहीं सकते। आप ये सोचें कि आप व्याकरण को यूं ही बस ऐसे ही ट्रिक में या इस तरीके से बस पढ़ लेंगे, आपको थोड़ी देर तो याद रहेगा, लेकिन जब तक आप भाषा का व्याकरण का प्रयोग नहीं करेंगे, व्याकरण का अभ्यास नहीं लगाएंगे, आपको प्रॉपर व्याकरण नहीं आएगी। आप कितनी भी ट्रिक्स लगा लो, लेकिन थोड़ी देर बाद आप भूल ही जाओगे, क्योंकि सब एक ही जैसे ट्रिक्स लगते हैं। इसका अच्छा ऐसा है, इसका अच्छा ऐसा है, फिर कुछ देर बाद भूल गए, जब तक प्रैक्टिस ना करें हम उस चीज़ की। बच्चे को अधिक से अधिक बोलने और अभिव्यक्ति के अवसर मिलने चाहिए। मतलब वो कितना ज़्यादा प्रेजेंट कर सकता है, कितना अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। शिक्षक को बच्चों की भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए। भाषा शिक्षण में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सभी महत्वपूर्ण हैं। बच्चे को भाषा के वास्तविक प्रयोग के अवसर देने चाहिए। भाषा की त्रुटियों पर दंड की बजाय सहायक एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया अधिक उपयोगी है। CTET का कोई भी पेपर हो, CTET का कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर वहाँ पर बात दंड की जा रही है तो भाई वो तो आना ही नहीं है। दंड तो देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए, नेगेटिव तो कुछ करना ही नहीं है। भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं बल्कि चिंतन और अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। MCQs देख लेते हैं। भाषा अर्जन मुख्यतः किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो स्वाभाविक एवं सामाजिक प्रक्रिया है, क्योंकि ये बच्चा स्वतः ही सीख रहा है, और सामाजिक इसलिए क्योंकि समाज से भी जो वो सीखेगा। इसके बाद बच्चे के भाषा विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो केवल तो वैसे ही नहीं सही होंगे, क्योंकि केवल ऑप्शन सही नहीं होता है। भाषाई परिवेश एवं अंतःक्रिया की। किसी बच्चे द्वारा भाषा सीखते समय की गई त्रुटियां उसकी असफलता का प्रमाण है, तुरंत दंडित की जानी चाहिए। उसके सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है, हमेशा शिक्षक की गलती होती है। अब ये तो पहले हम लोग पढ़ के ही आ रहे हैं, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, तो इसका आंसर तो हमें पता ही है। उसके सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। और अगर जिनको नहीं भी पता हो तो वो भी नेगेटिव वर्ड से तुरंत कर सकते हैं। असफलता का प्रमाण देती है, असफलता का प्रमाण देना नहीं, गलत है ये। दंडित करना बिल्कुल गलत है, हमेशा शिक्षक की गलती नहीं, ये भी गलत है। एक बच्चा घर में अपनी मातृभाषा स्थानीय भाषा बोलता है। विद्यालय में शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसको क्या करना चाहिए? उसकी भाषा बोलने से रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। उसकी भाषा को गलत बताना चाहिए? बिल्कुल नहीं बताना चाहिए। उसकी भाषाई पृष्ठभूमि का सम्मान करते हुए सीखने में उसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर यही होगा, और उसे कक्षा से अलग तो बैठा ही नहीं सकते। भाषा सीखने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी है? नियमों को रटना नहीं, केवल लिखित अभ्यास नहीं, अर्थपूर्ण संवाद के अवसर देना। बिल्कुल सही, अर्थपूर्ण संवाद के अवसर देना। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संबंध में सही कथन है। दोनों बिल्कुल समान है? नहीं है। दोनों एक दूसरे से पूरी तरह असंबंधित है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। भाषा सीखने में दोनों की भूमिका हो सकती है, ये सही ऑप्शन हो सकता है। भाषा केवल से तो वैसे ही गलत है। बच्चा दूसरों की बातचीत सुनकर स्वयं बातचीत में भाग लेकर भाषा सीखता है, यह किसके महत्व को दर्शाता है? तो ये सामाजिक अंतःक्रिया को दर्शाता है। बाकी तीन में केवल है, तो तीन गलत हो जाएंगे।
भाषा कक्षा में शिक्षक की सबसे उपयुक्त भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल व्याख्यान देना नहीं, हर गलती पर दंड देना दे ही नहीं सकते हैं। बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना सबसे पॉजिटिव आंसर। निम्न में से कौन सा बहुभाषिकता के प्रति उचित दृष्टिकोण है? यह सीखने में बाधा है? बिल्कुल नहीं है, बाधा हो ही नहीं सकती। केवल एक भाषा का प्रयोग होना चाहिए? केवल शब्द आ गया और एक भाषा का? बिल्कुल नहीं। यह एक भाषाई संसाधन हो सकती है? हाँ, हो सकती है। बच्चों को अपनी घर की भाषा भूलनी चाहिए? क्यों भूलनी चाहिए? अब तो मातृभाषा में ही पढ़ाई होने लगी है, तो आंसर सी इसका सही होगा। बच्चा बार बार किसी वाक्य की संरचना में गलती कर रहा है, शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए? नहीं। उसे कम अंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। त्रुटि के स्वरूप और कारण को समझना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर। अब आपको ये लग रहा होगा कि आंसर तो इसमें ऑलरेडी दे रखा है, फिर भी मैं एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ? क्योंकि कई बार होता है जब हम पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं सीटेट का, तो हम डायरेक्ट आंसर देख के तो चलो ठीक है, हमने आंसर देख लिया कि हाँ बी ऑप्शन दिया हुआ है तो बी सही है, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि क्यों सही है। इसलिए एक्सप्लेन करना ज़रूरी होता है। भाषा सीखने में इनपुट के आशय हैं: बच्चे द्वारा लिखे गए उत्तर, बच्चे को मिलने वाली भाषाई सामग्री, भाषाई अनुभव। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चे की भाषा संबंधी त्रुटियों को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो किस रूप में देखा जाना चाहिए? सीखने में असफलता नहीं देखा जाना चाहिए असफलता के रूप में। सीखने की प्रक्रिया का संकेत? बिल्कुल सीखने की प्रक्रिया का संकेत, क्योंकि जब वो त्रुटि करेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ वो कितना सीखा और कितना सीख रहा है और हमें कितना सुधारना है। भाषा विकास के लिए कौन सी कक्षा सबसे अधिक उपयोगी होगी? तो भाषा विकास के लिए सबसे अच्छी जहाँ शिक्षक ही लगातार बोलता रहे? बिल्कुल नहीं। तो वो बच्चा क्या ही बोलेगा, और वो जब तक वो बात नहीं करेगा, जब तक वो खुद से नहीं बोलेगा सेंटेंसेस को, वो कैसे सीखेगा? जहाँ बच्चे केवल लिखें, लिखने में तो हमारी राइटिंग सही होगी, बोलने की तो वाक्पटुता तो आएगी ही नहीं। जहाँ बच्चे बातचीत, चर्चा और गतिविधियों में सक्रिय भाग लें, ऑप्शन सी सही है। भाषा सीखने में अनुकरण बिल्कुल आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है? एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिल्कुल निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका। हम किसी का जब अनुकरण करते हैं तो हम बहुत जल्दी सीख लेते हैं। मान लो एक शिक्षक है, वो सब्जी को सब्जी बोले और रोज यही बोले, सब्जी को सपेरा को शपेरा बोले, तो क्या होगा? बच्चे भी वही वही बोलेंगे ना, जो सुन रहे हैं वो वही बोलेंगे। तो अनुकरण बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और शिक्षक को भी सही बोलना चाहिए, तो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। बच्चा अपनी बात अपने शब्दों में व्यक्त करता है। शिक्षक को केवल निर्धारित वाक्य बोलने के लिए कहना चाहिए। भैया केवल एवल जहाँ है वो तो वैसे ही गलत हो जाता है। उसकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। चुप कराना गलत हुआ, तुरंत व्याकरण की प्रत्येक गलती बतानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। उसकी अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक बच्चों से कहता है, अपने घर में मनाए जाने वाले किसी त्योहार के बारे में अपनी भाषा में बताओ। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल शब्दावली जांचना नहीं, भाषाई विविधता को स्वीकार करना और अभिव्यक्ति का अवसर देना। हम सामने वाले को अभिव्यक्त करने के अवसर दे रहे हैं। हम उसको ये बता रहे हैं कि आपने जो भी किया है वो आप अपने अपने सेंटेंसेस में बताइए, आप एक्सप्लेन करिए अपने अकॉर्डिंग। यदि बच्चा किसी नई भाषा को सीखते समय अपनी पहली भाषा की संरचनाओं का प्रभाव दिखाता है, तो इसे क्या कहा जा सकता है? भाषाई अंतरण या प्रभाव? बुद्धि की कमी? बिल्कुल नहीं। अनुशासन की समय? बिल्कुल नहीं। पठन दोष? नहीं। जब वो अपनी बातें कर रहा है, नई भाषा तो सीख रहा है, लेकिन कुछ कुछ अपने भी जो उसकी मदर लैंग्वेज है उसको भी यूज़ कर रहा है, तो ये आपके भाषाई अंतरण यानी कि प्रभाव को दिखा रहा है। भाषा शिक्षण में बच्चों को समूह में चर्चा करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है कराने का? तो सबसे महत्वपूर्ण लाभ है बच्चों को सामाजिक संदर्भ में भाषा का प्रयोग करने का अवसर मिलना।
निम्न में से कौन सा भाषा सीखने के रचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है? तो सबसे अधिक मेल क्या खाता है? शिक्षक बोले और बच्चे सुने नहीं, बच्चे नियमों को रटे नहीं, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा का सक्रिय प्रयोग करें। बिल्कुल सही। भाषा शिक्षण में केवल व्याकरण के नियमों पर अत्यधिक जोर देने की प्रमुख सीमा क्या है? बच्चों की शब्दावली बहुत बढ़ जाएगी, वास्तविक संचार एवं भाषा प्रयोग के अवसर कम हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं ऐसे? क्योंकि जब अगर हम सिर्फ व्याकरण को देखेंगे तो हमें त्रुटियां बहुत मिलेंगी, क्योंकि सब बिल्कुल एकदम सही व्याकरण का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना। और बच्चे अगर ये करेंगे कि व्याकरण के नियमों पर अधिक जोर देंगे तो वो बंध जाएंगे, वो सेंटेंसेस को उतने ओपनली नहीं लिख पाएंगे जितना, क्योंकि उन्हें देखना होगा हर चीज़ में कि हमने कहाँ पर क्रिया सही लगाई है, कहाँ पर हमने सर्वनाम सही लिखा है, संज्ञा सही लिखी है या नहीं लिखी है, तो वो बहुत सिमट जाएंगे, है ना। तो भाषा प्रयोग के अवसर को कम हो सकते हैं। एक बच्चा कहता है मैं बाजार गया था की जगह मैं बाजार गया था हूँ। शिक्षक की सर्वोत्तम प्रक्रिया क्या होगी? बच्चे को गलत कहकर बैठा देना? नहीं होगी। पूरी कक्षा के सामने उसका मजाक बनाना? ये तो बिल्कुल नहीं होगी। सही भाषा का संदर्भपूर्ण उदाहरण देकर उसे पुनः प्रयोग का अवसर देना, ये बिल्कुल सही है। भाषा विकास में अर्थपूर्ण संदर्भ क्यों महत्वपूर्ण है? भाषा विकास में अर्थपूर्ण संदर्भ, इससे भाषा का वास्तविक जीवन में प्रयोग समझ में आता है। इसलिए क्योंकि जब हम मान लीजिए कुछ बोला, सामने वाले को समझ में नहीं आया, तो हमें इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना है जो व्यक्ति समझ सके। तो उससे क्या होगा, भाषा का वास्तविक जीवन में प्रयोग समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके से बात करनी है, क्या करना चाहिए। निम्न में से कौन सा भाषा अर्जन की विशेषता के सबसे निकट है? तो सबसे निकट है नियमों को याद करके भाषा सीखना, नहीं, रटने के लिए मना है। स्वाभाविक वातावरण में भाषा का प्रयोग करते हुए सीखना, ये बिल्कुल सही है। बच्चे के भाषा विकास के लिए कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है? संवाद पूर्ण, समृद्ध और प्रोत्साहन पूर्ण, ये बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा सीखने में सकारात्मक पुनर्वलन का अर्थ है बच्चे के प्रयास और उचित प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित करना। भाषा सीखने में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना परस्पर संबंधित भाषा कौशल हैं। यदि किसी कक्षा में अलग अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बच्चे हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब जहाँ पर मल्टीलिंगुअल स्टूडेंट्स हों तो वहाँ पर क्या करेगा एक शिक्षक? भाषाई विविधता को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। भाषा सीखने में सहपाठी अंतःक्रिया क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे केवल अनुशासन सीखेंगे? नहीं, बच्चों को वास्तविक संवाद और भाषा प्रयोग के अवसर मिलते हैं। अब देखो, सहपाठी अंतःक्रिया में क्या होता है, जब हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं या ग्रुप में बात करते हैं और जब हमारे ही फ्रेंड्स होते हैं तो सबसे पहले तो हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत कंफर्ट जोन में रहते हैं। हमें ये फील नहीं होता है कि हमारी इंसल्ट हो जाएगी या हमने कुछ गलत बोल दिया तो क्या मेरा मजाक उड़ जाएगा, क्योंकि हम अपने सहपाठी के साथ हैं तो लगभग एक दूसरे को एक जैसा ही आता होगा। लेकिन जब हम साथ में ग्रुप डिस्कशन करते हैं या साथ में वार्तालाप करते हैं या वाद विवाद करते हैं तो हम सीखते भी जाते हैं और कंफर्ट के साथ सीखते जाते हैं। एक बच्चा नई भाषा सीखते समय बार बार अपनी पहली भाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। अब शब्दों का प्रयोग कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा मानकर धीरे धीरे लक्ष्य भाषा से जोड़ना चाहिए। भाषा शिक्षण का सबसे व्यापक उद्देश्य क्या है? प्रभावी संचार, अभिव्यक्ति और चिंतन की क्षमता विकसित करना। अब आपका जो ये है ना, लिसनिंग, फिर उसके बाद सुनना है, फिर उसके बाद बोलना है,
एस है, यानी कि एल एस आपका सारी चीज़ें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए भी मैं आगे टॉपिक में ले रही हूँ। सबसे ज़रूरी 10 बातें ये पहले आप रिवाइज कर लीजिए। भाषा अर्जन क्या है आपका? स्वाभाविक एवं सामाजिक प्रक्रिया है। सॉरी। भाषा अधिगम व्यवस्थित सचेत सीखने की प्रक्रिया है। भाषा सीखने में परिवेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रुटियां क्या होती है? सीखने की प्रक्रिया का संकेत होती हैं। बहुभाषिकता संसाधन है, बाधा नहीं है। घर की भाषा सीखने में सहायक संसाधन है। भाषा सीखने में संवाद और अंतःक्रिया महत्वपूर्ण है। शिक्षक सुविधादाता की तरह हो सकता है। भाषा शिक्षण केवल व्याकरण रटाना नहीं है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यानी कि आपका LSRW भाषा विकास के प्रमुख कौशल हैं। अब भाषा सीखने और भाषा विकास में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना 4 प्रमुख कौशल हैं। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और भाषा के प्रभावी प्रयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सुनना यानी कि लिसनिंग भाषा सीखने का महत्वपूर्ण प्रारंभिक कौशल है। बच्चा सुनकर ध्वनि, शब्द, वाक्य और अर्थ को समझना सीखता है। कहानी, बातचीत, कविता और निर्देश सुनना उपयोगी गतिविधियां हैं। सुनने से समझने और प्रतिक्रिया देने की क्षमता विकसित होती है। जब हम सुनेंगे ही नहीं तो हम क्या ही समझेंगे और क्या ही रिप्लाई करेंगे। बोलना, स्पीकिंग, अपने विचार, भावनाएं और अनुभव मौखिक रूप से व्यक्त करना। बातचीत, चर्चा, कहानी सुनना और भूमिका अभिनय बोलने के अच्छे अवसर हैं। बच्चों को बिना डर के बोलने का अवसर देना चाहिए। केवल व्याकरण की गलतियों पर ध्यान देने के बजाय अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए। नंबर 3, पढ़ना, रीडिंग, लिखित भाषा को देखकर उसका अर्थ समझने की प्रक्रिया। केवल शब्दों का उच्चारण करना पढ़ना नहीं है, अर्थ निर्माण और समझ भी आवश्यक है। कहानी, कविता, चित्र, पुस्तक और विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ने से पठन कौशल विकसित होता है। पढ़ने में पूर्व ज्ञान और संदर्भ महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर 4, लिखना, राइटिंग, अपने विचारों और अनुभवों को लिखित रूप में व्यक्त करना। लेखन केवल सुंदर लिखावट या वर्तनी तक सीमित नहीं होता है। लेखन का मतलब होता है आप अपने विचारों को भी अपने हिसाब से रख सकें, आप लिख सकें। जैसे बहुत सारे लोगों को डायरी लिखने की आदत होती है, बहुत सारे लोगों को कविता लिखने की आदत होती है, तो वो अपने विचार जो उनके दिमाग में आ रहे होते हैं उसको वो लिखने में कहते नहीं है, भाषा को पिरो रहे हैं, है ना। कहानी, पत्र, अनुभव, संवाद और रचनात्मक लेखन उपयोगी गतिविधियां हैं। बच्चों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से लिखने के अवसर देने चाहिए। परीक्षा के लिए याद करने के लिए सुनना मतलब समझना, बोलना मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़ना लिखित भाषा को समझना, लिखना लिखित अभिव्यक्ति। चारों कौशल परस्पर जुड़े हुए हैं। प्रभावी भाषा शिक्षण में इनका अलग अलग अभ्यास कराने के साथ साथ एकीकृत रूप से प्रयोग कराना अधिक उपयोगी होता है। MCQs देख लेते हैं। भाषा के 4 प्रमुख कौशल कौन से हैं? इनका सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा क्योंकि सीक्वेंस ही मोस्टली पूछा जाता है। तो सबसे पहले होता है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। भाषा सीखने में सुनने का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ध्वनि और अर्थ को समझना। बोलने के कौशल के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? तो वो है समूह चर्चा और बातचीत। पढ़ने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? लिखित पाठ का अर्थ समझना। निम्न में से कौन सी गतिविधि लेखन कौशल के विकास में सबसे अधिक सहायक है? अपने अनुभव पर छोटा लेख लिखना। यदि शिक्षक बच्चों के बोलने की प्रत्येक छोटी गलती पर तुरंत रोकता है तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? बच्चे में बोलने का डर विकसित हो सकता है। भाई अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, कंफ्यूज है वो या कुछ क्लियर करना चाहता है, तो वो अगर बार बार आपसे क्वेश्चन कर रहा है, एक शिक्षक के तौर पर आपको उसका उत्तर देना चाहिए, ना कि उसे डांट देना चाहिए या उसे डरा देना चाहिए।
पठन कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो पठन कौशल में पढ़ना लिखना, माफ कीजिएगा, पढ़ना लिखित पाठ से अर्थ का निर्माण करना है। पढ़ना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, अक्षरों को पहचानना नहीं है और कोई भूमिका नहीं है। भाषा के चारों कौशलों के संबंध में सही कथन है। ये एक दूसरे से पूरी तरह अलग है? नहीं। केवल पढ़ना और लिखना महत्वपूर्ण है? नहीं, ये परस्पर संबंधित है और एक दूसरे को विकसित करते हैं। बिल्कुल सही, एक दूसरे को ही विकसित करेंगे। बच्चों में सुनने के कौशल को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे उपयोगी है? तो सुनने के कौशल को कहानी सुनाकर, बिल्कुल। एक शिक्षक बच्चों को पहले कहानी सुनाता है, फिर उनसे कहानी पर चर्चा करवाता है और अंत में कहानी का अपना अंत लिखने को कहता है। इसमें मुख्य रूप से कौन से कौशल एकीकृत हो रहे हैं? इसमें देखो, पहले कहानी सुना रहा है यानी कि सुनना, फिर उस पर चर्चा करवा रहा है यानी कि बोलना, और फिर उसको लिखवा रहा है तो लिखना, तीनों। तो ये आपके भाषा अर्जन और अधिगम पर ये पूरा वीडियो है। आप इसे पूरा देखिए, इसे स्किप मत करिए।